गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ऑटो साइकिल को पढ़ा था, पेट्रोल साइकिल या कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट था वो टॉपिक। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट में, डीजल साइकिल। डीजल साइकिल बेसिकली डीजल इंजन्स के लिए यूज़ होता है। जैसे ऑटो साइकिल पेट्रोल इंजन्स के लिए यूज़ होता है, वैसे ही डीजल साइकिल डीजल इंजन्स के लिए यूज़ होता है। जितने भी व्हीकल्स हैं जो डीजल के द्वारा चलते हैं, जैसे कि ट्रक हैं, बस हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, या कुछ जीप्स हैं, कार्स का भी डीजल वर्जन आते हैं, तो वो सभी किस पे आधारित होते हैं? जनरली डीजल साइकिल पे आधारित होते हैं। मतलब बेसिकली जब स्टार्टिंग हुआ था इनका, तब ये सब डीजल साइकिल पे ही आधारित थे। अभी कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस हुए हैं, नए कुछ साइकिल्स आए हैं, ड्यूल साइकिल्स, इन सभी चीज़ों का यूज़ होना भी चालू हो गया है मॉडिफिकेशन के द्वारा। लेकिन हमारे सिलेबस में डीजल साइकिल है, तो आज हम डीजल साइकिल को देखते हैं। देखिए, डीजल साइकिल को हम कांस्टेंट प्रेशर एयर साइकिल भी कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर एयर साइकिल कहने का मतलब ये है कि इसमें जो इस साइकिल में जो हीट एडिशन होगा, हीट सप्लाई होगा, वह कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में होगा। जैसे कि हमारा ऑटो साइकिल था, उसमें हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल कहते थे, क्योंकि उसमें हीट एडिशन जो हो रहा था कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा था। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर में होगा। एयर साइकिल मीन्स यह एक एयर स्टैंडर्ड साइकिल है और इसका कार्यकारी माध्यम, वर्किंग मीडियम इसका एयर है, इसी कारण इसको एयर साइकिल बोल रहा है। ठीक, देखिए इस प्रोसेस में, इस साइकिल में 4 प्रोसेस हैं। नंबर 1 है एडियाबैटिक कंप्रेशन, नंबर 2 है कांस्टेंट प्रेशर हीट सप्लाई, नंबर 3 है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, नंबर 4 है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ओके, ऑटो साइकिल से डीजल साइकिल में बेसिकली एक ही डिफरेंस है सेकेंड प्रोसेस का। उसमें 2 एडियाबैटिक प्रोसेस थे, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस थे। इसमें 2 एडियाबैटिक प्रोसेस तो हैं, लेकिन 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नहीं है। एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है और एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। मींस एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को रिप्लेस किए हैं एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ठीक है, देखते हैं आप। देखिए पीवी है, पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 हमने इस ग्राफ में कहीं पे भी प्लॉट किया, मान लीजिए ये पॉइंट नंबर 1 है। पहला प्रोसेस है हमारा 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन का मीन्स है वॉल्यूम कम होना चाहिए। हमको पता है कि एडियाबैटिक का कर्व ऐसा होता है, अगर ये एक्सपेंशन होता तो हमको इस साइड जाना था रिवर्स डायरेक्शन में, पर यहाँ पे कंप्रेशन है तो वॉल्यूम कहाँ रिड्यूस हो रहा है? वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ कम होगा तो हम जाएंगे कहाँ? ऊपर की तरफ। ये हमने मूवमेंट लिया 1 से लेके 2 का, कहाँ तक? यहाँ तक ले लिया। ठीक है, फिर देखिए 2 से 3 है हमारा कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। तो 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है। तो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल और हीट सप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर हो, प्रेशर जब कांस्टेंट और हीट सप्लाई हो तो इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में। कांस्टेंट प्रेशर का लाइन कैसा है? कांस्टेंट लाइन होगा भाई प्रेशर के लिए, ये है ना। और जब हीट एडिशन हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। हम पढ़ चुके हैं आइडल गैस इक्वेशन के लिए कि PV इज इक्वल टू MRT। P इज कांस्टेंट, V इज प्रोपोर्शनली टू टेम्परेचर। It means if heat is supplied or temperature is increasing, then the volume is also increasing. So in this case, point number 2 to 3, volume is increasing due to heat supplied at constant pressure. So the direction of the graph is from 2 to 3 in the direction of volume increasing direction. Okay. 2 से 3 के लिए हमने कांस्टेंट प्रेशर कर्व खींच लिया। डायरेक्शन इस साइड क्यों रखा है? क्योंकि हीट सप्लाई हो रहा है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओके, आप आइडल गैस इक्वेशंस को देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया था कोर्स 1 में, उसको चेक कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 to 4 एडियाबैटिक एक्सपेंशन मीन्स द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, सो द डायरेक्शन ऑफ द कर्व इज फ्रॉम 3 to 4 इज लाइक दिस। ओके, and then 4 to 1, that is constant volume heat rejection. If the volume is constant and the heat is rejected, then by the ideal gas equation we can know PV is equal to MRT. If V is constant, M is constant, R is constant, then the pressure is the function of directly to temperature. If the temperature is increasing due to heat supply, then the pressure is also increasing. If the heat rejected, then the pressure is also decreasing. It means मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे
कि आइडियल गैस इक्वेशंस में कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी हमने इक्वेशन पढ़ा है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी इक्वेशन पढ़ा है, उसको आप एक बार देख लीजिए, मैंने रीजन टू डिफाइन किया ही है। पर फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि हीट रिजेक्टेड हो रहा है PV इज इक्वल टू MRT में, V इज कांस्टेंट, देन P इज प्रोपोर्शनल टू T। सो P टू वन डायरेक्शन इज प्रेशर लोअरिंग डायरेक्शन, जहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है उस डायरेक्शन में हम बढ़े। तो ये हमको मिल गया हमारा PV डायग्राम फॉर डीजल साइकिल। ओके, अब हम आते हैं हमारे TS डायग्राम में। देखिए 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन ओके, if anything is compressed then the temperature is increasing and adiabatic process is, and in TS diagram is also called reversible adiabatic process is also called isentropic process, constant entropy process. So 1 से 2 is constant entropy line। 1 से 2 में ऊपर की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ऑटो साइकिल को थोड़ा सा रिफर कीजिएगा आप, ठीक है। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर लाइन, 3 से 4 अगेन it is adiabatic expansion। if anything is expanded then the temperature is decreasing, then 3 to 4 is like this and 4 to 1 is like this। so this diagram is similar to ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल में जो डायग्राम है वही सिमिलर है, क्योंकि डिफरेंस बस इस दो प्रोसेस का है। ऑटो साइकिल में दोनों कांस्टेंट वॉल्यूम थे, यहाँ पे दोनों एक कांस्टेंट प्रेशर है तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम है। ओके, तो अब कांस्टेंट प्रेशर लाइन और कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन दोनों ही लगभग समान बनते हैं। TS डायग्राम में मैंने आपको बताया था, बस स्लोप का थोड़ा डिफरेंस होता है। तो अब जब दोनों एक ही पॉइंट से निकलते हैं तो स्लोप का डिफरेंस हमको समझ में आता है, पर जब थोड़ा डिफरेंस हो, थोड़ा दूर दूर में बने ऐसे कर्व, तब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा सिमिलरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा, बाकी तो ठीक ही है, ठीक है। देन आते हैं अब हमारे डेरिवेशन के ऊपर। ये PV कर्व आपको बनाना है, लगभग 4 नंबर इसी कर्व के मिलते हैं हमें, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नीचे के पोर्शन के ऊपर। दिस साइकिल वाज डिराइव्ड बाय डॉक्टर रुडोल्फ डीजल। डॉक्टर रुडोल्फ डीजल में इसको डिजाइन किया था 1893 में, इसीलिए साइकिल का नाम है डीजल साइकिल। ओके, आपने भी हॉलीवुड के एक एक्टर के बारे में सुना होगा, नाम विन डीजल। तो लगता है ऐसे ही कुछ सरनेम रहा होगा उस समय उनका भी, तो इसीलिए डॉक्टर रुडोल्फ डीजल जो है एक फेमस नेम थे, तो उनके नेम के आधार पे डीजल साइकिल हो गया। विथ एन आइडिया टू अटेन अ हायर थर्मल इफिशिएंसी विथ हायर कंप्रेशन रेशियो। तो इन्होंने क्या आइडिया लगाया, इन्होंने ये सोचा उस समय कि हायर थर्मल इफिशिएंसी के लिए अगर हायर कंप्रेशन रेशियो रखा जाए, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाए, तो शायद थर्मल इफिशिएंसी भी हमें ज़्यादा मिलेगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसीलिए उन्होंने इस डीजल इंजन को इस बेसिस पे कि कंप्रेशन रेशियो हमको ज़्यादा रखना है, तो हमेशा डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन से ज़्यादा होता है, के आधार पर इसका निर्माण किया। ठीक, अभी IC इंजन जब आएगा तब हम पढ़ेंगे डीजल इंजन पेट्रोल इंजन में क्या डिफरेंस है और कैसे वर्किंग होता है इनका। तो जब आप वर्किंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क देना पड़ता है, आग देना पड़ता है स्पार्क प्लग से, जबकि डीजल इंजन में ऐसा कुछ नहीं होता है। डीजल इंजन में फ्यूल को बस कंप्रेस करते हैं, दबाते जाते हैं, तो एक लेवल ऐसा आता है जब कंप्रेशन रेशियो बहुत हायर चले जाता है तो उस समय ब्लास्ट होता है और बहुत हाई थर्मल इफिशिएंसी हमको मिलती है। इतने बस और इतने ट्रक्स, इतने लोडेड ट्रक्स होते हैं, इनको चलाना वो भी लोडेड कंडीशंस में, तो इतनी थर्मल इफिशिएंसी हमको, हायर थर्मल इफिशिएंसी हमको पेट्रोल फ्यूल से मिलना मुश्किल था। तो इसके लिए फ्यूल भी डीजल को फिर सब्स्टिट्यूट में लिया गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए, लेट m इज इक्वल टू मास, p इज इक्वल टू प्रेशर, v इज इक्वल टू वॉल्यूम, t इज इक्वल टू टेम्परेचर, s इज इक्वल टू एंट्रोपी। यू नो ऑल दिस थिंग्स। देर आर 4 प्रोसेस इन द साइकिल। इस साइकिल में 4 प्रोसेस हैं, दैट इज 1 to 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन। एक्चुअली मैंने तो आपको बता ही दिया इन चारों प्रोसेस के बारे में, पर फिर भी एक रीड आउट अब हम करेंगे। 1 से 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन, व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस। देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस किस प्रोसेस को कहते हैं? ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, यही लिखा हुआ है। व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस कॉल्ड कंप्रेशन। एंड वॉल्यूम को का कम होना ही कंप्रेशन है। सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन, घर्षण रहित, मीन्स इसका बोलने का मतलब यह है कि यहाँ पे फ्रिक्शन हम नहीं मान रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आइजेंट्रोपिक प्रोसेस। फ्रिक्शन नहीं है ऐसा मान के चल रहे हैं, इसीलिए इसको आइजेंट्रोपिक प्रोसेस कह दे रहे हैं। क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को आइजेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। और इस
अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस को एज अ आइजेंट्रोपिक प्रोसेस यूज़ करना चाहते हैं तो या तो उसको रिवर्सिबल होना चाहिए या फिर आप उसको बोलेंगे फ्रिक्शनलेस है। ओके, उसके अलावा आप बता सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 पे प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1 था, देन इट इज चेंजेस टू प्रेशर 2, वॉल्यूम 2, टेम्परेचर 2, एंड इन दिस प्रोसेस दैट इज आइजेंट्रोपिक प्रोसेस। तो आइजेंट्रोपिक प्रोसेस का मीनिंग ये निकल रहा है कि एंट्रोपी इज कांस्टेंट, देन S1 इज इक्वल टू S2। ओके, then let's come to point number 2, that is 2 to 3, constant pressure heat supplied. It means it is a constant pressure process and heat is supplied in this process. देखिए क्या लिखा हुआ है, हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड V2T2 चेंजेस टू V3T3। इसका मतलब यह है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है या इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आप बता सकते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस, ऐसा भी आप बता सकते हैं। जो आपने पढ़ा था कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बारे में, वो सारी चीज़ों को आप बता सकते हैं। एंड V2T2 चेंजेस V3T3। वॉल्यूम 2 जो है, या इस प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले वॉल्यूम V2 था, टेम्परेचर T2 था, और इस प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद वॉल्यूम V3 हो गया, टेम्परेचर T3 हो गया। एंड ऑल्सो यह प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था, तो प्रेशर पहले इस प्रोसेस के चालू होने से पहले P2 था और ख़त्म होने के बाद P3 है। और क्योंकि यह कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसीलिए प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, इसीलिए P2 इज इक्वल टू P3। ओके, then point number 3, that is 3 to 4, adiabatic expansion, that is opposite to just adiabatic compression। देखिए frictionless adiabatic process is also called isentropic process। P3 V3 T3, इस प्रोसेस को शुरू होने से पहले प्रेशर P3 था, वॉल्यूम V3 था, टेम्परेचर T3 था, एंड यह चेंज होके प्रेशर P4 हो चुका है, वॉल्यूम V4 हो चुका है, टेम्परेचर T4 हो चुका है। एंड इन दिस प्रोसेस, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, आप इसको एलाबोरेट कर लेंगे एग्जाम में। एंड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, जिस कारण इस प्रोसेस के शुरुआत में एंट्रोपी S3 थी, इस प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद एंट्रोपी S4 हुई। हम S3 S4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस जो है 3 से 4 है, तो जितनी भी चीज़ें थी स्टार्टिंग में 3 रहेंगी और बाद में 4 रहेंगी, और कुछ कांस्टेंट है तो उनको आप स्पेशली फिर डिनोट कीजिए। तो इस हिसाब से एंट्रोपी हमारा S3 इज इक्वल टू, S3 जो है वो बराबर हुआ किसके, S4 के। S3 इज इक्वल टू S4। ओके, then the process number 4, that is 4 to 1 constant volume heat rejection। in this process volume is constant, पहला चीज आप ये बता सकते हैं, and heat is rejected in this process। देखिए जो भी हीट सप्लाई है और रिजेक्टेड है वो कभी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में नहीं होगा। तो हीट सप्लाई होने के लिए एक प्रोसेस चाहिए, हीट रिजेक्ट होने के लिए एक प्रोसेस चाहिए। तो हीट सप्लाई हुआ इस साइकिल में कांस्टेंट प्रेशर साइकिल में, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, और हीट रिजेक्ट हो रहा है इस प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। ओके, देखते हैं इस प्रोसेस में हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये हमने बता दिया। इस प्रोसेस के शुरुआत होने से पहले वॉल्यूम V4 था, टेम्परेचर T4 था, एंट्रोपी S4 था, जो कि चेंज होकर हो चुका है, वॉल्यूम V1 हो चुका है, टेम्परेचर T1 हो चुका है, एंट्रोपी S1 हो चुका है। वॉल्यूम इज कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट इज V4 इज इक्वल टू V1। ओके, अब हम आते हैं इस यूनिट की डेरिवेशन के ऊपर। इसका डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है बट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही इसके, और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बुक्स में वेरी हार्ड है ये, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कठिन लगेगा आपको अगर आप बुक से पढ़ने जाएंगे तो, और मेरे नोट्स के थ्रू अगर आप जाएं तो आपको काफ़ी इजी होगा। लेट्स योर मूड, जैसा आपको ठीक लगे। कई बुक्स हैं, कई तरह के तरीके होते हैं डेरिवेशंस के भी। आपको जिस भी बुक का, जहाँ आपके क्यूबी का या कहीं का भी ज़्यादा अच्छा लगता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज आल्सो गुड ऑप्शन फॉर यू। वी नो, देखिए हम जानते हैं Q1 जो है हीट सप्लाई है, वो किस प्रोसेस में हो रहा है, तो 2 से 3 में हो रहा है, 2 to 3 में हो रहा है। ये देख लीजिए एक बार अच्छे से। देखिए 2 से 3 में हीट सप्लाई कर रहे हैं हम, 2 से 3 में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, और हीट रिजेक्ट हो रहा है 4 to 1 में। ओके, याद रखें। देखते हैं, अब आते हैं। हीट इज सप्लाइड बिटवीन 2 to 3 एंड दैट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। सो mCp dt, अब dt 2 से 3, टीएस डायग्राम में आ जाइए। 3 इज हायर, 2 इज लोअर। ओके, देन इट इज T3 माइनस T2। इफ हीट रिजेक्टेड Q2 इज इक्वल टू Q 4 to 1, 4 to 1 में हीट रिजेक्ट हो रहा है और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो इसको लिखेंगे mCp। एंड बाय द डायग्राम ऑफ TS curve we know that T4 is higher than T1 because the T4 line is like this and T1 like this. So mCp T4 minus T1। efficiency of the engine is, हीट इंजन
का जो इफिशियंसी है वह होता है इफिशियंसी इज इक्वल टू W बाई Q1 एंड द वैल्यू ऑफ W इज Q1 माइनस Q2 बाई Q1 देन 1 माइनस Q2 बाई Q1. ओके, इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस MCV T4 minus T1, MCP T3 minus T2. These values are placed here. Then MM is cancel 1 minus MM is cancel CP by CP. इन मेयर्स इक्वेशन में हमने शुरुआत में पढ़ा था CP माइनस CV इज इक्वल टू R पढ़ा था, तो वहीं पे एक इक्वेशन और भी था CP बाई CV इज इक्वल टू गामा. ठीक है, CP बाई CV इज इक्वल टू गामा. मैं इसको एक बार आपको लिख के बता रहा हूँ. देखिए CP बाई CV इज इक्वल टू गामा. सो CV बाई CP क्या हो जाएगा 1 बाई गामा. ओके, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये CV बाई CP हमारे पास आ चुका है. ओके, तो CV बाई CP को रिप्लेस किए, MM कैंसिल किए, CP बाई CP को हम रिप्लेस कर रहे हैं गामा से. तो अब हमारे पास वैल्यू बचा T4 माइनस T1 डिवाइडेड बाई गामा T3 माइनस T2. सेम जैसे ऑटो साइकिल में पहुंचे थे वहाँ तक का प्रोसेस सब ऐसा ही है. अब इसको आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद आपका डेरिवेशन ओवर हो जाएगा. पर इसको सिंप्लीफाई करने में हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होगा एक एक करके. लेट्स सी दिस ऑल फैक्टर्स. ओके, देखिए इस साइकिल में हमको 3 रेशियो के बारे में जानना है. सबसे पहले कंप्रेशन रेशियो जो हमारा है जहाँ से जहाँ तक कंप्रेस हुआ है, तो आइडियाबैटिक कंप्रेशन था हमारा पहला प्रोसेस, तो दैट इज 1 से 2 था. तो कंप्रेशन रेशियो RC इज इक्वल टू V1 बाई V2. देन एक्सपेंशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड हुआ है. ठीक है, तो ये देखिए एक्सपेंशन रेशियो जो है, एक्सपेंड रेशियो कहाँ से कहाँ तक ये हुआ है, तो ये देख लीजिए आप. एक्सपेंशन रेशियो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है V3 टू V4. ओके, ये देखिए एक्सपेंड कहाँ से कहाँ तक एक्सपेंड हुआ है. देखिए पहले हमने कंप्रेशन किया RC, कहाँ से कहाँ तक कंप्रेशन हुआ 1 से लेके 2 तक हुआ कंप्रेशन. ठीक है, 1 ऊपर था 2 नीचे था. अब एक्सपेंशन जब हम लिख रहे हैं तो एक्सपेंशन के वैल्यू को देखिए इस डायग्राम के हिसाब से आपको लिखना है. एक्सपेंशन कहाँ तक हुआ है V4 तक एक्सपेंड हुआ है और नीचे आया है कहाँ तक V3 तक. ठीक है, तो V4 इज हायर वैल्यू एंड V3 इज लोअर वैल्यू. तो यहाँ पे आप लिख लीजिए V4 बाई V3. ओके, एंड देन कट ऑफ रेशियो RO इज इक्वल टू V3 बाई V2. कट ऑफ रेशियो कौन सा है, कट ऑफ रेशियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिए. कट ऑफ रेशियो ये हमारे न्यूमेरिकल में भी यूज होगा. ये जो कांस्टेंट प्रेशर साइकिल है यहीं पे कट ऑफ रेशियो होता है, दैट इज V3 बाई V2, दैट इज V3 बाई V2. और यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो बाकी दोनों रेशियो का प्रोडक्ट होता है. कंप्रेशन रेशियो इज इक्वल टू एक्सपेंशन रेशियो इनटू कट ऑफ रेशियो. ओके, अब हम आते हैं हमारे प्रोसेस के ऊपर. देखिए हमारा आइडियाबैटिक प्रोसेस एक्सपेंशन प्रोसेस से 3 से 4 में, तो पहले हम उसी में आते हैं. फॉर प्रोसेस 3 to 4 हमने अपना फार्मूला लगाया जो ऑटो साइकिल में हमने लगाया था. T4 बाई T3 इज इक्वल टू V3 बाई V4. ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो अपोजिट हो गया, गामा माइनस 1. अब देखिए V3 बाई V4 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ V4 बाई V3 RE था, तो V3 बाई V4 को हम लिख सकते हैं 1 बाई RE गामा माइनस 1. अब देखिए 1 के ऊपर तो आप कुछ भी रखिए वो 1 ही हो जाता है, डिवाइडेड बाई RE गामा माइनस 1. पहला चीज़ तो ये हो गया. अब हम पढ़ चुके हैं इस इक्वेशन के हिसाब से कि RC इज इक्वल टू RE इंटू RO, तो RE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RC बाई RO. ठीक है, सो इसी इक्वेशन में T4 बाई T3 RE की जगह में अब हमने रख दिया है RC बाई RO. तो RC यहीं रह गया, RO कहाँ चले गया, ऊपर चले गया. तो अब आपको इक्वेशन क्या मिल गया, आपको इक्वेशन मिल गया RO गामा माइनस 1 बाई RC गामा माइनस 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम आते हैं प्रोसेस 2 से 3 में, जो कि है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में PV इज इक्वल टू MRT जब हम करेंगे, P इज कांस्टेंट, M इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट. ओके, अब बच गए वॉल्यूम और टेम्परेचर. तो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो एक दूसरे को अब क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए. टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम और टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. अब वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा. ओके, अब हम इधर आ जाते हैं हमारे इक्वेशन के ऊपर.
अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर वाले जो इक्वेशंस है उसमें आप सीधा सीधा इक्वेशन लिख सकते हैं T2/T3 इक्वल टू V2/V3, क्योंकि ये रेशियो प्रोपोर्शनल हो चुका है। T2/T3 इक्वल टू V2/V3। और हमारा एक इक्वेशन यहाँ पर ये भी है कि V3/V2 RO है, यहाँ पे V2/V3 है, इसका मतलब इसका अपोजिट करके लिखना पड़ेगा। तो T2/T3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/RO। ओके, 1/RO हो गया ये। अब 1/RO ये होने के बाद अब T2 का वैल्यू यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, T3.1/RO इज इक्वल टू T3/R0। सिंपल सा हो गया हमारा फॉर्मूला, T2 इज इक्वल टू T3/R0। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से हमको T2 का वैल्यू मिल गया T3 के टर्म्स में, यहाँ से हमको T4 का वैल्यू मिल जाएगा T3 के टर्म्स में। ठीक है, तो ऐसा करने से लास्ट में T3 हमारा कट सकता है। अब आगे चलते हैं। फॉर प्रोसेस 1 से 2 में अगर देखें, प्रोसेस नंबर 1 से 2 की तरफ अगर बढ़े तो सेम वही एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं दैट इज T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1 गामा माइनस 1। ठीक है, ये तो हमारा फार्मूला हो गया एडियाबैटिक का। अब हमने क्या पढ़ा यहाँ, कंप्रेशन रेशियो RC इज इक्वल टू V1/V2, और हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्या मिल रहा है, T1/T2 इज इक्वल टू V2/V1, अपोजिट मिला। तो इसका मतलब है कि अब कंप्रेशन रेशियो को अपोजिट वे में लिखना पड़ेगा। तो इसको हमने लिखा 1/RC गामा माइनस 1। ओके, अब यहाँ से हमने क्या किया, T1 को यहाँ रखा, T2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, तो T2.1 RC गामा माइनस 1। अब T2 का वैल्यू हम यहाँ से रख देते हैं, ये है T2 का वैल्यू हमारे पास, दैट इज T3/R0। सो T2 का वैल्यू रख दीजिए T3/R0 0.1/RC गामा माइनस 1। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमारे पास मेन फार्मूला क्या क्या था, मेन फार्मूला ये था 1 माइनस T4 माइनस T1 बाई गामा T3 माइनस T2, T1 T2 T3 T4 चारों टेम्परेचर है। अब हमने क्या किया, हमने एक एक इक्वेशन को यूज किया। सबसे पहले T4 का वैल्यू निकाला T3 के टर्म्स में, फिर T2 का वैल्यू निकाला T3 के टर्म्स में, फिर T1 का वैल्यू निकाला T3 के टर्म्स में। तो T1 T2 और T4 का वैल्यू T3 के टर्म्स में निकाला हमने, और T3 का वैल्यू हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, चारों टेम्परेचर जो होंगे कैंसिल हो जाएंगे। बेसिकली हमारे डेरिवेशन का मेन पर्पस यही था कि इन टेम्परेचर टर्म्स को हमको डिलीट करना है, और ऑटो साइकिल में भी हमने यही किया था। ओके, भी डेरिवेशन थोड़ा सा और बचा हुआ है, इट्स अ लेंदी डेरिवेशन, वेरी लेंदी डेरिवेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 से अगर हम देखें तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन था, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T4 माइनस T1 T3 माइनस T2, जो इक्वेशन था हमारा, तो उसमें अब हमने सारे वैल्यूज़ को रख दिए। 1 माइनस T4 की जगह जो वैल्यू था उसको रखा, इसको यहाँ रख दिया, T1 की वैल्यूज़ को, ये अलग वैल्यूज़ हमने रख दिए, T3 T। देखिए यहाँ पर T3 जो टर्म्स है वो सब जगह कैंसिल हो रहा है। यही हमारा मेन पर्पस था कि हम इस टेम्परेचर टर्म्स को यहाँ से रिड्यूस कर सकें, हटा सकें। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस RO गामा माइनस 1 बाई RC गामा माइनस 1, यहाँ तक ठीक है। ओके, माइनस 1 बाई RO RC गामा माइनस 1, यहाँ तक भी ठीक है। डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या क्या टर्म्स बच रहे हैं, गामा, और यहाँ T3 गायब हो गया तो 1, माइनस T3/R0 है तो उसको लिखिए 1/R0। ओके, अब आते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं। देखिए 1 माइनस तो था ही, तो ये माइनस हो गया। RO गामा माइनस 1 RC गामा माइनस 1 में हमने इंटू कर दिया, यहाँ पर क्या इंटू कर दिया है, कट ऑफ रेशियो RO डॉट डिवाइडेड बाई RO, इन दोनों को दोनों जगह इंटू कर दिया। फिर माइनस 1/RO RC गामा माइनस 1 बाई गामा 1 माइनस 1/R0। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, बस इसमें हमने क्या किया है, कट ऑफ रेशियो का इंटू किया है, R0 डिवाइडेड बाई R0। अब हम आते हैं हमारे अगले पोर्शन की तरफ। इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखिए RO दोनों में कॉमन है, तो आपको पता है कि जब कोई चीज़ घात में या पावर में होती है और अगर बेस उनका सेम होता है तो सबसेट या ऐड जो भी होते हैं, ऐड होते हैं, जैसे भी उनका साइन होता है उसके हिसाब से। तो RO इज इक्वल टू गामा माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई RC गामा माइनस 1 इंटू R0 माइनस 1/RC गामा माइनस 1 इंटू R0
और यहाँ हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है, गामा है और आर नॉट को आप ऊपर ले गए, आर नॉट माइनस 1 बाई आर नॉट, क्यों एलसीएम लेंगे आप तो आर नॉट ऊपर चले जाएगा, तो आर नॉट माइनस 1 बाई आर नॉट। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, पहला चीज ये हो गया। अब देखते हैं आगे, तो देखिए 1 माइनस, अब आगे देखते हैं देखिए ये गामा तीसरे नंबर पे था, तो इसको आप थर्ड नंबर पे है, तो इसको आप चाहें तो अलग से 1 बाई गामा भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि जब भी कोई आपको रूल पता है, क्या रूल है होता है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ फिर से। जैसे कि 4 डिजिट हैं 1 2 3 एंड 4, देन द रेशियो इज 1/2, तो वैसा ही होगा 4/3 हो जाएगा, जो सबसे नीचे वाला टर्म्स है वो सबसे ऊपर चले जाएगा। ओके, ये तीसरे नंबर पे रहेगा। और ऐसे ही जब 3 टर्म्स होंगे 1 2 एंड 3, जब 3 टर्म्स होंगे तब क्या होता है 1/2 तो ऐसे ही रहते हैं, 3 ऊपर आ जाता है। ओके, तो जो नीचे होता है ऊपर आ जाता है जनरली, और वो 1 जो होता है नीचे में उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं हम आगे, तो हमारे इस इक्वेशन में ये जो गामा है हमारा, ये तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे हमारा आर नॉट है, तो गामा आ गया कहाँ पे, सेकंड नंबर में, तो 1 माइनस 1 बाई गामा, ताकि हमारा फंक्शन इजी हो, हमने इसको ऊपर कर लिया। अब यहाँ देखते हैं आर ओ 1 1 कट गया, गामा बचा, गामा कर दिया हमने, -1 कर दिया, क्यों, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम अब सेम हो गया है। ठीक है, दोनों एलसीएम अब सेम हो चुके हैं। कौन सा एलसीएम है, आर सी गामा -1 माइनस आर ओ, आर सी गामा -1 माइनस आर ओ, तो ये आर ओ डॉट आर सी गामा -1 हो गया, डिवाइडेड बाई यहाँ का जो फंक्शन है हमारा आर ओ -1 बाई आर ओ इज कट ऑफ रेशियो। तो देखिए ये आर ओ और ये आर ओ दोनों क्या हो गए हैं, ये आर ओ और ये आर ओ दोनों हो गए हैं अब कॉमन, इनको यहाँ से हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि अभी टर्म्स ज़्यादा हो रहे हैं, हमको कुछ रिड्यूस करना है। ठीक है, ये हो गए कम, कैंसिल हो गया। अब हम आते हैं अपने एफिशिएंसी ऑफ डीजल के ऊपर। 1 माइनस 1 बाई गामा तो है ही, अब ये जो तीसरे नंबर पे वो कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो ये आर ओ -1 यहाँ आ गया, इंटू क्या बच गया यहाँ पे आर सी गामा -1, तो उसको भी रख दिए, और ऊपर क्या बच गया है आर ओ गामा -1। तो यह है इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। क्या है इफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, इफिशिएंसी ऑफ डीजल इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई गामा आर ओ गामा -1 डिवाइडेड बाई आर ओ -1 इंटू आर सी गामा -1। देखिए डेरिवेशन थोड़ा लंबा है, पर ये आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको पढ़ना ही है। ठीक है, और इसके डेरिवेशन का जो लास्ट फाइनल जो वर्डिक्ट आ रहा है, ये जो हम देख रहे हैं 1 माइनस 1 बाई गामा आर ओ गामा -1 डिवाइडेड बाई आर ओ -1 इंटू आर सी गामा -1, यह एक इम्पॉर्टेंट आउटपुट है हमारे लिए, क्योंकि जब भी हमको एफिशिएंसी ऑफ डीजल का न्यूमेरिकल आएगा तो हमको इसको डायरेक्टली यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको आपको याद भी रखना है। अगर डेरिवेशन आता है तो लास्ट में आप चेक कर लीजिएगा कि ये सही है कि नहीं। तो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल दोनों के आपको एफिशिएंसी के फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ऑटो साइकिल का था 1 माइनस 1 बाई आर सी गामा -1, वैसे ही डीजल साइकिल का भी आप याद कीजिए कि 1 माइनस 1 बाई गामा आर सी गामा -1 तो है ही। उसके अलावा क्या चेंजेस आ रहा है इसमें ये चेंजेस आ रहा है कि आर ओ -1 लिखना है, और यही आर ओ -1 को यहाँ लिख के आर ओ के ऊपर गामा लिख दीजिए। इतना ही पोर्शन का बस डिफरेंस है, मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ। ऑटो साइकिल में क्या है 1 माइनस 1 बाई गामा आर सी गामा -1, इतना पोर्शन सेम है। यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, आप ऐड कर दीजिए आर ओ -1, और इसी आर ओ -1 को ऊपर लिख के आर ओ के ऊपर गामा को आप इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। इस तरह से आप याद रखिए, क्योंकि हर एक चीज़ को रटना भी पॉसिबल नहीं है, और रटोगे तो भूल भी जाओगे। ओके, तो इसका 10 नंबर का न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, या फिर इसका डेरिवेशन आएगा, तो आप अलर्ट रहिए। ऑटो साइकिल डीजल साइकिल दोनों को डेरिवेशन के बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मैं अगले क्लास टेस्ट में यही दोनों साइकिल का ही आपको वो दूंगा, डेरिवेशन दूंगा, आप तैयारी कर लीजिए, मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ ये है कि गामा क्या है, यहाँ पे एडियाबेटिक इंडेक्स है, एयर के लिए इसका वैल्यू कितना होता है 1.4 होता है। इसके अलावा आर ओ क्या है, यहाँ पर आर ओ है अपना कट ऑफ रेशियो, ये प्रोसेस नंबर 2 से 3 में होता है। ठीक है, V3/V2। और इसके अलावा यहाँ पे आर सी क्या है, यहाँ पे आर सी कंप्रेशन रेशियो जो कि हमारा V1/V2 है। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो 2 रेशियो आर ओ और आर सी का यूज़ हुआ है, और एक गामा जो फैक्टर है हमारा एडियाबेटिक इंडेक्स उसका यूज़ हुआ है। और जो नॉर्मल फार्मूला था उसके हिसाब से 4 टेम्परेचर आ रहे थे, उसको रिड्यूस करके हमने सिर्फ
RC और RO को यूज़ कर दिया। तो यही है एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आज के क्लासेस में स्टूडेंट्स इतना ही, और नेक्स्ट क्लासेस में फिर हम इस यूनिट्स के आगे के न्यूमेरिकल्स और कुछ डेरिवेशंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।